ठीक है, करें स्टार्ट। यस मैम। ठीक है, देखिए HTML डोम ट्री बना हुआ है यहाँ पे। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, इसको कुछ दिक्कत लग रही है तो इसमें पूछे, ऐसे ही बनाना है आपको। HTML का पेज बना दे देंगे। ये देखिए, ये HTML का पेज बना रखा है और कहेंगे इसका डोम ट्री तैयार कीजिए। तो सबसे पहले तो पूरे पेज को ना ये डॉक्यूमेंट कहता है, मतलब पूरे पेज का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो सबसे ऊपर लिखिए डॉक्यूमेंट, फिर रूट एलिमेंट। तो HTML यहाँ रूट एलिमेंट, जैसे XML में XML होता है ना ऊपर, पर वो रूट एलिमेंट नहीं होता। रूट एलिमेंट वो होते हैं जो आप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर रूट एलिमेंट HTML को ही बोलते हैं। तो ये रहा रूट एलिमेंट यानी कि पेरेंट। ठीक है, ये पेरेंट है HTML और इसके दो चाइल्ड, दैट इज हेड एंड बॉडी। तो ये हेड है, ये हेड यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ बंद हो रहा है। तो एक तो चाइल्ड ये हो गया, दूसरा चाइल्ड ये रहा, बॉडी यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ बंद हो रहा है। फिर लास्ट में देखिए पेरेंट को हमने क्लोज किया था। तो क्लोजिंग टैग तो यहाँ नहीं लगाते हैं ट्री के अंदर। ठीक है, ये जो बना हुआ है इसको ही ट्री कहते हैं, हायरार्किकल ट्री जिसको बोलते हैं वही है ये। तो HTML है, HTML के दो टैग यानी दो चाइल्ड इसके अंदर, एक हेड हो गया एक बॉडी हो गया। अब ये दोनों ही एलिमेंट है, वो लिखा हुआ है, देखिए मैंने ऊपर एलिमेंट एलिमेंट लिखा हुआ है ना। फिर अब हेड के अंदर आते हैं, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। हाँ ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट में हेड के अंदर टाइटल है और मतलब एक ही एलिमेंट दे रखा है यहाँ पे, तो खैर टाइटल। मान लीजिए स्टाइलिंग लगा रहे हैं आप CSS की, तो स्टाइल हो गया। स्क्रिप्ट लगा रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं और एक्सटर्नल एक फाइल भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, तो स्क्रिप्ट एक टैग हो जाएगा। तो एलिमेंट और टैग सेम चीज होती है। तो HTML एक टैग है, तो उसको लिख दिया एलिमेंट और फिर उसके अंदर टाइटल 1। टाइटल 1 जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे, टाइटल 1 इज अ टेक्स्ट, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे ऐसे। तो चलिए लेफ्ट साइड हमारा हो गया, यानी चाइल्ड 1 कंप्लीट हो गया। अब चाइल्ड 2 पे आते हैं। बॉडी, बॉडी के अंदर देखिए पहला है ए टैग, और HREF तो इसका एट्रीब्यूट है ना, तो HREF इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा मेरा, और यहाँ पे खाली है ये। तो HREF इसका एट्रीब्यूट हो जाएगा। और तीसरी चीज क्या लगी इसके साथ, क्लिक, वो इसका टेक्स्ट है। फिर दूसरा आता है, दूसरा है H1 में सिर्फ वेलकम लिखा हुआ है, वो लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हम लोग ट्री बनाते हैं। अगर और बॉडी के अंदर तो कितने भी टैग लगा सकते हैं, P टैग लगा दिया तो एक और रूट निकाल दीजिए यहाँ P टैग के लिए। ठीक है, जो भी P टैग होगा आपका उसमें P टैग लिखिए, एलिमेंट लिख के ऊपर, और उसके अंदर जो भी चीज लिखी होगी वो आप यहाँ लिख सकते हैं टेक्स्ट बनाकर। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है। इस तरीके से हम लोग ट्री बनाते हैं। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट नोड, उसको रूट नोड कहा जाता है। एक्सेप्ट द रूट ईच नोड हैज वन पेरेंट, ऑब्वियसली। तो पेरेंट का यहाँ कोई पेरेंट नहीं होता, रूट और पेरेंट सेम चीज होता है। रूट पेरेंट का यहाँ कोई पेरेंट नहीं है इसमें, बाकी सबके पेरेंट होते हैं। मतलब इसका भी कोई हेड का भी कोई पेरेंट है, टाइटल का भी कोई पेरेंट है, यहाँ पर भी बॉडी का कोई पेरेंट है, ए टैग का कोई पेरेंट है, H1 टैग का कोई पेरेंट है। तो इस तरीके से देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी टैग और लगा सकते हैं, सब टैग्स जो हम अंदर लगाएंगे। सिबलिंग्स आर द नोड, क्योंकि पूछा जा सकता है इसमें सिबलिंग नोड कहाँ पर है, तो सिबलिंग नोड आर द नोड विद द सेम पेरेंट। तो सिबलिंग नोड, सिबलिंग उसको कहते हैं जैसे एक ही पेरेंट से जब दो चाइल्ड होते हैं तो वो आपस में सिबलिंग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपके भाई या बहन आप आपस में सिबलिंग कहलाएंगे क्योंकि पेरेंट एक ही है। तो कंसेप्ट वो भी यहाँ पर भी वही है कि हेड और बॉडी ये दोनों सिबलिंग कहलाएंगे यहाँ पर। ए टैग और H1 टैग सिबलिंग कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका पेरेंट एक है बॉडी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है। इसको हम HTML डोम ट्री कहते हैं। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही बनाना होता है। HTML का फाइल बना कर दे देंगे और कहेंगे इसका डोम ट्री तैयार कीजिए। तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 में मैंने एजेक्स लिखा हुआ है। एजेक्स थ्योरी पार्ट है पूरा, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग आपके कोर्स में तो नहीं दे रखा है। एजेक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड नोटेशन, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। ठीक है, इसको मिला के हम लोगों ने एजेक्स बनाया, AJAX।
मैंने इसमें XML भी यूज हो रहा है, इसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज हो रहा है। ठीक है, आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, फुली फ्लेश्ड वेबसाइट जो सिर्फ जावास्क्रिप्ट पे चलती है, मतलब जावास्क्रिप्ट पे बनाई जाती है। आजकल बहुत चीजें आ रही है जावास्क्रिप्ट पे, एंगुलर जावास्क्रिप्ट आ रहा है, एंगुलर जेएस सुना होगा आपने, रिएक्ट सुना होगा, नोड जेएस सुना होगा, ये नई नई टेक्नोलॉजी ये जावास्क्रिप्ट पे ही सब कुछ आ रही है। ठीक है, तो एजेक्स भी एक ऐसी टेक्निक है जो जावास्क्रिप्ट पे ही काम करती है और जावास्क्रिप्ट पे ही सारा चीज, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ना HTML को डायनेमिक बना देता है। HTML तो स्टैटिक पेज बना रहा है ना, तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उसको डायनेमिक पेज पे कन्वर्ट करता है। तो आजकल वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव बन रही है वेबसाइट्स, और उसके बाद है तो इसीलिए जावा डायनेमिक बन रही है, इसलिए जावास्क्रिप्ट का ज्यादा यूज होता है। तो एजेक्स में भी जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। जावास्क्रिप्ट की टेक्निक से क्या होता था देखिए, जैसे मैंने कहा भी था कि अगर आपको याहू का पेज कोई ऐसा मैशअप वगैरह वाला पेज मिल जाए तो उसको देखिएगा जरूर। ठीक है, वो वेब पेज है, यहाँ पर उसमें आपका एक सर्च इंजन चल रहा होता है, यहाँ क्रिकेट स्कोर दिखा रहा होता है लाइव, वेदर फॉरकास्टिंग दिखा रही है यहाँ पर आपका हॉरोस्कोप दिखा रहा है, मतलब हॉरोस्कोप की लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, यहाँ न्यूज एंड इवेंट्स जो करंटली चल रहे हैं, जो अभी लाइव हुआ है उसको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ कुछ आर्टिकल पोस्ट कर दिया उन्होंने कुछ इस तरीके से, तो ये सारी चीजें, कुछ एड वेड इधर दिखा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं एक ही पेज के अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और बहुत सारी चीजें काम कर रही हैं। तो अगर हम बात करें, देखिए वेदर फॉरकास्टिंग, ठीक है, दिन में 2 बार वो दिखा देंगे, उसको 2 बार अपडेट करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग 2 बार होती है मैम। इसमें तो जो लाइव वाला हो रहा है ना मैम, हेलो मैम, जो लाइव वाला हो रहा है वही एजेक्स के थ्रू होता है ना, या वेदर कास्टिंग का हो गया, वेदर फोरकास्टिंग का मैम? सब कुछ एजेक्स के थ्रू ही होता है, लेकिन देखिए काम कैसे करते हैं ये। तो जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है, ये तो सिर्फ 2 टाइम ही दिखाई देगा दिन में, मतलब 2 ही बार अपडेट करेगा अपने आप को। ठीक है, क्योंकि वेदर फॉरकास्टिंग जो वेदर की जो जानकारी देते हैं वो सिर्फ 2 ही बार दिखाते हैं, एक सुबह का और एक दोपहर का, है ना। फिर ये जो होता है हॉरोस्कोप, ये दिन में एक बार दिखा दिया, चलिए ये 1 टाइम दिखा दिया। लेकिन अगर हम एग्जांपल ले क्रिकेट स्कोर का, तो ये तो एक बार नहीं दिखा के रोक सकते ना भाई, क्रिकेट का स्कोर तो सेकंड टू सेकंड चेंज हो रहा है। तो होता क्या है, पहले एजेक्स नहीं था तो पूरे पेज को सबसे पहले तो ऐसे अलग अलग डिवाइड कर नहीं सकते थे, ये डिव टैग के थ्रू है सारा अलग अलग डिवीजन। फिर अगर मान लीजिए अलग अलग डिवाइड कर भी लिया तो भी पूरा पेज एक साथ जाता था सर्वर पर लोड होने के लिए। मान लीजिए ये क्रिकेट का सर्वर है, मतलब जहां क्रिकेट की मेन वेबसाइट का सर्वर है। ठीक है, तो सारे के सारे, अब ये सर्वर है अपना, तो सारे के सारे पूरा कंटेंट जाता था, ये पूरा कंटेंट जाएगा। अगर एजेक्स नहीं था तो उसकी बात कर रहे हैं, ये पूरा कंटेंट जाता था यहाँ से, और फिर स्कोर अपडेट करके फिर यहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करता था। ये कंसेप्ट था जब एजेक्स नहीं था। ठीक है, तो ऑब्वियसली लोडिंग ज्यादा लेगा, टाइम ज्यादा लेगा लोड होने में, तो ये दिक्कत थी। कंसेप्ट आया असिंक्रोनस, एजेक्स का कंसेप्ट आया असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। असिंक्रोनस नाम से ही पता लग रहा है कि जिसका तालमेल नहीं है, तो ये चीज चलती है। अब हुआ क्या कि सिर्फ क्रिकेट स्कोर को अपडेट होना है तो सिर्फ यही वाला पार्ट जाएगा अपडेट होने के लिए सर्वर के पास, और अपडेट होके आ जाएगा। मान लीजिए फिर जब दोबारा वेदर फॉरकास्टिंग की जरूरत होगी तो फिर वेदर फॉरकास्टिंग वाला अपने सर्वर के पास जाएगा और वहां से अपडेट होके वो आ जाएगा। हॉरोस्कोप दिखाने का है, डे चेंज हो गया, हॉरोस्कोप भी चेंज होगा, डे टू डे जो दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जाएगा अपने सर्वर से अपडेट होकर, फिर ये वाला आ जाएगा यहाँ पर वापस। ठीक है, तो जिसको जरूरत है, कोई किसी का वेट नहीं करेगा, तो यानी बिना तालमेल के ये काम करेंगे, उसको असिंक्रोनस वर्ड दिया गया। ठीक है, कि जिसको जरूरत है सिर्फ वही जा रहा है, अपडेट होके आ रहा है। तो इसे सिस्टम पे यानी कि आपके पेज पे लोडिंग कम हो रही है, सर्वर पर लोड कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारा कंसेप्ट आपका असिंक्रोनसली चलता है, इसलिए इसको एजेक्स कहा गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। ठीक है, एजेक्स इज द आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग द डेटा विद द सर्वर एंड अपडेटिंग पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। ठीक है, बिना पूरे पेज को रीलोड किए हुए या बार बार लोड नहीं करना, एक पार्ट को उठाइए और ले जाकर सर्वर से अपडेट करा के ले आइए, वो चीज होती है आपकी एजेक्स। ठीक है, ये काम करता है एजेक्स आपका।
फॉर एग्जाम्पल देखिए, गूगल मैप है, जीमेल है, यूट्यूब है, फेसबुक, अब तो खैर हर कोई यूज कर रहा है। गूगल मैप ने सबसे पहले इस्तेमाल किया आपका एजेक्स का टेक्निक, ठीक है, ये कंसेप्ट है भाई। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है ना, बाकी तो थ्योरी है, थ्योरी में ही पूछा जाता है, जो शॉर्ट नोट्स पूछते हैं लास्ट में, उसमें पूछा जाता है एजेक्स के बारे में लिखिए, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, ये रहा। हेलो मैम, ये एक्सेस शॉर्ट नोट, मैम शॉर्ट नोट्स कितने 20 मार्क्स के होते हैं? नहीं, 50 नंबर का तो पेपर होता है, उसमें 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट दे देंगे तो बाकी कहाँ निपटाएंगे वो फिर। मैम 100 मार्क्स में उतना ही देते, तो मैम 10 मार्क्स का देते होंगे फिर तो, दो दो हाँ, नंबर का मैम। 2-2 नंबर का होता है, या 5 नंबर में आई थिंक दे देते हैं, 5 नंबर में 5 चीजों को डिफाइन कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, तो पेपर तो बड़ा ही आता है, लेकिन टाइम में वो मार्क्स कम दे रखा है इसमें थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस एलिमेंट इन जावास्क्रिप्ट। देखिए जावास्क्रिप्ट पे कोडिंग करनी है हमें, तो जावास्क्रिप्ट होता किस लिए, पहले ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट ना वैलिडेशन के लिए यूज होता है। आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, और वेबसाइट चलिए ठीक है, नहीं बनाई नहीं है अभी तक, लेकिन यूज तो की है। किसी वेबसाइट के किसी फॉर्म को भर रहे हैं आप, आपने नौकरी के लिए फॉर्म भरे होंगे, आपने गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरे होंगे, फेसबुक बनाया होगा उसमें फॉर्म भरा होगा, गूगल पे अकाउंट बनाया होगा उसके लिए फॉर्म, कोई भी फॉर्म ले लीजिए, ये सारे फॉर्म डिजाइन होते हैं HTML, ठीक है। और फॉर्म कैसे बनाते हैं वो आप लोगों ने सीखा हुआ है HTML पे कोडिंग करने का, तो फॉर्म तो बनाना आता है, लेकिन उस फॉर्म को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाए, उस फॉर्म को डायनेमिक कैसे बनाए, तो वो डायनेमिक बनाने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। वो फॉर्म को डिजाइन करने का काम कर दिया, सबमिट पे क्लिक करके कंट्रोल नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा आपका, वो JSP हम लगा देंगे उसके लिए। लेकिन बीच में बहुत सारी चीजें होती हैं कि नेम के अंदर अगर कोई जैसे यूजर नेम लिया गया, अब यूजर नेम तो अल्फाबेट ही होगा ना, किसी ने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया अपना वहां गलती से, या अपनी एज वहां डिक्लेयर कर दी नेम के अंदर, तो कोई तो मुझे रोकने वाला होना चाहिए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, यहाँ यूजर नेम के अंदर नेम डालना है, एज नहीं, ठीक है, क्योंकि एज एक न्यूमेरिक नंबर है। तो जो रिस्ट्रिक्ट करता है मुझे, जो मुझे बताता है कि ये चीज गलत है, वो जावास्क्रिप्ट है, इसकी कोडिंग की जा सकती है, ठीक है। वो आपको बताएगा कि इसकी कोडिंग मतलब आप यूजर नेम में आपको सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स ही डालने हैं, ठीक है। तो ये काम करता है आपका जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं हम लोग वैलिडेशन, कि टाइम टू टाइम वो ये चेक कराता है कि कोई फील्ड खाली तो नहीं है, मेन फील्ड थी उसको आपने फिल किया है कि नहीं, स्टार लगा देते हैं, फिर फिल आपसे करा देते हैं, ठीक है। अगर आप खाली रखेंगे तो वो कंट्रोल को आगे नहीं बढ़ने देगा, तो जो रोक रहा है आपको बार बार वो जावास्क्रिप्ट है, इस कंसेप्ट को वैलिडेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आपने जो HTML का स्टैटिक पेज बनाया था उसको इसने रिस्पॉन्सिव बना दिया, जावास्क्रिप्ट ने डायनेमिक बना दिया एक तरीके से, कि आप कुछ काम करेंगे और वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। अगर आप उस पर मैंडेटरी फील्ड आप उसको नहीं भर रहे हैं तो वो आपको रोकेगा कि नहीं पहले इसको भर लो तब आगे जा सकते हैं। तो ये पूरा लॉजिक हम लोग जावास्क्रिप्ट से लगाते हैं, लेकिन सिर्फ जावास्क्रिप्ट इसी के लिए यूज नहीं होता है, जैसा कि बताया मैंने पूरे पेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यूज होता है, पेज को नेक्स्ट पेज पे, मतलब कंट्रोल को नेक्स्ट पेज पे भेज सकता है, बटन की क्लिक पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेज लोड हुआ और काम हो गया, नहीं, पेज लोड होने के बाद रुका रहेगा, मेरे बटन का वेट करेगा, जैसे ही मैंने बटन पे क्लिक किया अब ये काम करेगा। आप बटन की क्लिक पे ले लीजिए, आप टेक्स्ट बॉक्स की क्लिक पे ले लीजिए, तो किसी पर भी आप कर्सर रखते हैं या सिर्फ कर्सर मूव करने पर मेरे को काम कराना है, वो हमारा लॉजिक होता है, इसको हम लोग इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। तो इवेंट हैंडलिंग वगैरह भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से करते हैं, तो ये सारी चीजें हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अब HTML के एलिमेंट्स को हम लोग, HTML के टैग को कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, वो जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं, तो यही डोम कहलाता है एक्चुअली हमारा, ठीक है। हम लोगों का पहला पॉइंट यही था डोम, हम जब पढ़े थे कि HTML डोम को जब हम एक्सेस करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही हम लोग एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गेट एलिमेंट बाय ID, ये मेथड यूज होता है, ठीक है, ज्यादातर यही मेथड यूज होता है आप कह लीजिए, ओके। तो इसमें किया क्या है हमने, कोडिंग देखिए, जावास्क्रिप्ट पे कोडिंग करने के लिए आपको स्क्रिप्ट टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट ये लिखा हुआ देखिए, ये स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी के अंदर लिख सकते हैं, यही स्क्रिप्ट की कोडिंग आप
हेड के अंदर कर सकते हैं, और यही स्क्रिप्ट के कोडिंग आप एक अलग पेज के अंदर कर सकते हैं, और फिर इस HTML के पेज में आप लिंक बना सकते हैं। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होता है, इसका एक्सटेंशन होता है .js। ठीक है, तो जब अलग से बनाएंगे तब .js से सेव करेंगे, अगर HTML में बनाएंगे तब तो .html से ही सेव कर देते हैं हम लोग। तो हम लोगों को देखना पड़ता है कि कहाँ हम लोग, ज्यादातर हम लोग हेड पार्ट में डालते हैं, क्योंकि हेड पार्ट पहले लोड होता है, पेज जब लोड हो रहा होता है ब्राउजर पे HTML में, तो हेड पार्ट में हम लोग कोडिंग डालते हैं, क्योंकि हेड पार्ट पहले लोड होता है और जावास्क्रिप्ट को लोड होने में टाइम लगता है, इसलिए वो पहले से लोड होके बैठ जाता है, बाद में आपका बॉडी लोड होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, यहाँ छोटा सा प्रोग्राम था, मैंने बॉडी में लिख दिया, चलेगा। आप इसी कोडिंग को उठा के हेड पार्ट में डाल दीजिए। ठीक है, फिर बॉडी स्टार्ट कीजिए, तब भी चलेगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो फंक्शन बनाना होता है जावास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन बनाने के लिए हम लोग फंक्शन कीवर्ड ही लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, जावास्क्रिप्ट और जावा को कुछ लेना देना नहीं है, जैसे बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कि जावा से ही सिंटेक्स लिया गया है, बहुत थोड़े बहुत सिंटेक्स मिलते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट और जावा बहुत अलग अलग चीजें हैं और अलग अलग ही काम करती हैं। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेम अगर दोनों का सेम है तो काम भी दोनों के सेम ही होंगे। जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं, थोड़े बहुत सिंटेक्स मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट बनता है जावा की तरह, यहाँ पर भी दिस कीवर्ड लगता है। ठीक है, सीन ये है कि दोनों लैंग्वेजेस एक साथ बनी थी और एक साथ मार्केट में आई थी, मतलब जावास्क्रिप्ट भी मार्केट में आया था और जावा भी मार्केट में आया था, मतलब थोड़ा पहले चल रहा था जावा मार्केट में, और जावा ने मतलब मार्केट अच्छा कर लिया था अपना, जावा लैंग्वेज ने बहुत अच्छा मार्केट कर लिया था, बहुत फेमस हो चुकी थी जावा लैंग्वेज। तो जावा स्क्रिप्ट जो जिन्होंने डिजाइन की, उन्होंने सोचा कि नाम वही दे देते हैं तो हमारी लैंग्वेज भी चल पड़ेगी, जैसे नाम वहीं से इन्फ्लुएंस ले लिया उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो जावा के अंदर है वही जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, या दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं, नहीं, अलग अलग है, दोनों का काम अलग अलग है, थोड़े बहुत सिंटेक्स मैच करते हैं। ठीक है, जावा के जावा स्क्रिप्ट के साथ। तो फंक्शन जब बनाना है तो फंक्शन कीवर्ड लगाते हैं हम लोग और एक फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन ब्राउजर कहाँ से रीड करेगा? ब्राउजर जब इस पेज को लोड करेंगे तो ब्राउजर रीड करेगा यहाँ से, माने बॉडी टैग को रीड करेगा, और इसमें मैंने क्या एक टेक्स्ट बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर एक आईडी दी हुई है, एक बटन बनाई हुई है। ये बटन काम नहीं करेगी अभी जब तक मैं इसको जावास्क्रिप्ट नहीं लगाऊंगी। तो बटन के क्लिक पर, ऑन क्लिक पर मैंने एबीसी को कॉल कराया। एबीसी में देखते हैं क्या, एबीसी एक फंक्शन है जिसके अंदर क्या, गेट एलिमेंट बाय आईडी से T1 की वैल्यू उठा ली मैंने, देखिए ये रहा, डॉट ऑपरेटर से सारा काम करता है। तो T1 की वैल्यू उठाकर मैंने txt1 के अंदर डाल दी, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना कोई ज्यादा मतलब कोई डेटा टाइप का कंसेप्ट नहीं है। सबसे पहले तो इसमें जावास्क्रिप्ट में कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आप लिखिए वेर और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए। ठीक है, दूसरा, अगर सेमीकोलन लगता है इसमें, अगर ये भी नहीं करना है तो आप वेर वर्ड भी हटा दीजिए। दूसरा तरीका ये, आप सिर्फ एक्स ले लीजिए, एक्स में कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। अगर मैंने 10 डाला तो ये अपने आप को बता देगा कि मैं इंटीजर हूं। अगर आपने एक्स के अंदर कोई स्ट्रिंग डाली है तो ये बता देगा कि भाई मैं एक स्ट्रिंग हूं, इस तरीके से। ओके, तो कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करता ये, लेकिन अगर आप एक्स में यूजर से वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, यानी यूजर इनपुट ले रहे हैं आप, तब ये स्ट्रिंग बन जाता है। उस केस में ये स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर आपको उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है इंटीजर में, तो इंट लिख देते हैं आगे तो वो हो जाता है कन्वर्ट। तो इंटीजर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है, यानी यूजर से जब भी आप इनपुट लेंगे, वो तो किसी भी लैंग्वेज में आप यूजर से इनपुट लेंगे तो स्ट्रिंग में ही देता है वो। ठीक है, जावा में ले लें, पाइथन में ले लें, आप PHP पढ़ेंगे उसमें भी लेंगे आप यूजर से इनपुट, तो स्ट्रिंग में ही रहता है सब कुछ। जावास्क्रिप्ट में भी आप देते हैं तो स्ट्रिंग में ही यूजर इनपुट देता है, और वो लैंग्वेज स्ट्रिंग में ही रखती है, बाद में उसको कन्वर्ट करवाना पड़ता है आपको। ठीक है, तो ये रहा एक्स, मतलब जो भी वैल्यू आई है T1 से, T1 एक आईडी है, T1 से वैल्यू उठाकर txt1 में डाल दीजिए। txt1 मेरा वेरिएबल है और सिर्फ मैंने उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया है, देखिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जावास्क्रिप्ट आपका काम करता है।
इसमें भी इफ एल्स चलते हैं, इसमें भी लूपिंग अगर जरूरत है तो लूपिंग भी चलती है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट आपका सारा काम करता है। आ गया ये वाला प्रोग्राम समझ में? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अब तो जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग चलेगी, एक बेसिक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम भी दिखा दूंगी आप लोगों को बना के, और बस उसके बाद जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम चलेगा ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास यानी 23 और 24 तो मैं नहीं हूं यहाँ पर, 25 को रख लेंगे हम लोग क्लास, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, 25 को सैटरडे है, ठीक है मैम। चलिए ठीक है, टाइमिंग यही रहेगा। मैं यहाँ से लॉग आउट कर रही हूँ, ठीक है।